हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th में, पॉलिनोमियल्स। आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो आज हम अपना नया चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसकी आज हम 2 एक्सरसाइज पूरी करेंगे, 3.1 एंड 3.2। उससे रिलेटेड हर सवाल NCERT का लगभग हम करेंगे और सारे उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आपका चैप्टर 3 जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए चैप्टर का। आप ये समझ जाएंगे यहाँ पर क्या बोला है तो आप अपने आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। लीनियर इक्वेशन अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक भी हमने पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जो रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या रहता है जिसमें डिग्री कितनी रहती है, 2। हमने पढ़ा था जो क्यूबिक था उसकी डिग्री कितनी रहती है, 3। और हमने ये भी पढ़ा था जो लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, या फिर जिसे हम मोनोमियल में तो जिसमें एक टर्म रहती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो रहता है जिसकी डिग्री कितनी रहती है, 1। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब होता है, ठीक है। तो लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री हो 1। मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसकी डिग्री कितनी रहेगी बेटा, 1। तो लीनियर। 2 वेरिएबल मतलब जैसे अगर हम लिखें कि 2x + 3 = 0, इसमें आप देखेंगे आपका जो ये x होता है ये क्या होता है, आपका वेरिएबल। अब यहाँ देखिए x की डिग्री तो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन, पर वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आ रही है बात समझ में। इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 0 मान लीजिए। चलिए 2x + 3y = 0। अभी मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा तो कहीं वहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों। तो 2x + 3y = 0। यहाँ पे देखिए आप, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो है, ठीक है। बट यहाँ पर एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसी इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल यूज होंगे उनकी डिग्री तो रहेगी 1। डिग्री कितनी रहेगी, 1, बट वेरिएबल 2 यूज होंगे, तो उन्हें बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और वहाँ बोला पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, साथ, ग्रुप। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब यहाँ पर पेयर्स की हम स्टडी करेंगे। क्लियर है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल वो दे देता हूँ कि सबसे पहले a1x + b1y + c1 = 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जनरल फॉर्म होता है। ax + by + c = 0 भी आप बोल सकते हैं, ax + by + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म, ये होता है जनरल फॉर्म। अब मैं 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों जो हैं ये हैं आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है, ये बात समझ आई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने समझ लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैंने आपको पूरा समझा जाए किस तरीके से लीनियर इक्वेशन होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं,
क्या मतलब होता है, क्या जनरल फॉर्म होती है। दिस इज द जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब कुछ टाइप ऑफ लाइन्स होती है, जैसे आपको 9th क्लास में जब पढ़ाया होगा या फिर इसके पहले भी जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं वो टाइप ऑफ लाइन्स हमें समझा देते हैं। स्टिल यहाँ पर वो लाइन्स काम आएगी, इसलिए मैं आपको एक बार समझा दूँ। एक होता है फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मीट करती हो, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट आपका जो होता है सेकंड, वो होती है आपकी पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन्स? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स रहती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, किसी भी पॉइंट पर न कर सकती है। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, कहीं से कहीं तक आप इन्हें एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे, इधर 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 इधर, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। दोनों में मैग्नेट लगी होती है, एक दूसरे को रिपल करती है, हैं? लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मान लीजिए कि ये एक दूसरे से कैसी है? लाइक है, एक दूसरे को रिपल करेगी, कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएगी, दूर दूर ही चलेगी बराबर। यहाँ मैग्नेट लगा दी है इतने से में। तो पैरेलल लाइंस आप सिंपल से समझ जाइए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और थर्ड आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये होता है दो ऐसी लाइंस, ये एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, दो ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे पर लाई करती है, एक दूसरे से ओवरलैप कर लेती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये अगर आपकी L1 है तो ये आपकी L2 है। कोइंसिडेंट मतलब जो एक दूसरे से ऊपर लाई करे या एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे। अब इनमें क्या होता है कि आगे ये चीज़ काम आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फॉर्म। इनको अलजेब्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। कौन सी फॉर्म है? अलजेब्रिक फॉर्म। और एक होती है आपकी जियोमेट्रिक फॉर्म। एक आपकी कौन सी होती है? जियोमेट्रिक फॉर्म, जिनको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिक फॉर्म को? बेटा ग्राफ के ऊपर। इस चैप्टर में आपको ग्राफ का यूज़ आने वाला है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे ग्राफ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ ग्राफ का यूज़ रहेगा। मैं आपको वहाँ पर पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा, बट ग्राफ पे प्लॉट करके आपको देखना है कि वो चीज़, वो सॉल्यूशन आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अगर किसी को दिक्कत आती है, अगर बच्चों को समझ नहीं आता है कि किस तरीके से उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना, वैसे तो मैं यहाँ बताऊँगा एक आपको रफ उसका तरीका, बट अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ पे भी आपको समझा सकें। क्लियर है? अब ये मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले इनके होते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस वो होते हैं कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो यहाँ को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और आपकी जो दूसरी इक्वेशन थी उसको आप लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्लियर है बेटा? अब देखिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, मिनिमम दो सॉल्यूशन से हमारा काम हो जाता है, x एंड y। अच्छा, मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पे आंसर आ जाए 4। तो अगर x को मैं 4 रख दूं तो y कितना हो जाएगा अपने आप? 0। बिकॉज ये 4 है,
LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी 4, तो y अपने आप अगर मैं 0 पुट करूंगा तभी यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होगा। 4 इक्वल टू 4, तो एक वैल्यू आ गई आपकी x की 4, y की 0। अब अगर मैं x की 0 रख दूँ तो y की मैं सॉल्व करने पर अपने आप आ जाएगा। अगर x 0 है 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो आपका y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? ये देखिए अभी 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, अगेन x एंड y। अगर x को 0 पुट कर दूँ तो y कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और y को 0 पुट कर दूँ तो x कितना आ जाएगा 6। अच्छा मानिए अब इनको मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ वैसे तो आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, एक और बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये रहता है आपका ओरिजिन जो कि 0 से डिनोट करते हैं। इधर आपको पता है x हमेशा पॉजिटिव रहता है, इधर आपका x एक्सिस हमेशा नेगेटिव रहता है, इधर आपका y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इधर आपका y एक्सिस हमेशा नेगेटिव रहता है। क्लियर है? ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। चलिए मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, x पे मैक्सिमम 6 तक जाना है, 5 6 7 8 9 10, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10। आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लॉट हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए y एक्सिस पे एक जगह वैल्यू 12 भी आ रही प्लस में, तो मेरे को 12 वो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इस तरीके से +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 और +12। अब देखिए मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, तो मैं उसे सिंपल रखने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। अच्छा पहला है हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन देखिए, पहला कोऑर्डिनेट आपका है x की वैल्यू है 4 और y की 0, मतलब ये यहाँ लाई करेगा। तो हमेशा हम जो भी पॉइंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उस पॉइंट को अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा 4, 0। y पे है उसकी वैल्यू 2, y पे है उसकी वैल्यू 2 और x पे है 0, मतलब वो यहाँ लाई करेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे 0, 2। अच्छा अगर मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगी बेटा, इस तरीके से। सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन, हमेशा यहाँ पे जो इक्वेशन रहती है उसे यहाँ लिख देते हैं, x + 2y = 4। अगला है आपका देखिए x 0 है y 12 है, मतलब आपका ये वाला पॉइंट रहेगा x 0 y 12। और अगला है आपका x 6 और y 0, ठीक है, x है 6 और y है 0, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6, 0। इसे अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ से आपकी इस तरीके से एक सीधी लाइन आएगी, इस तरीके से आती हुई यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनी किसकी, 2x + y = 12 की। तो देखिए दोनों में आप जब यहाँ पे तो आपको लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी, बट ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी जब आप ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करेंगे। तो आप ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करिएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा इन दोनों ने देखो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि वो आगे की जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वहाँ आपको काम आएगा, तो वहीं मैं आपको बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो सिंपल से ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे ग्राफ आप ही प्लॉट कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया कि क्या सॉल्यूशन होगा उसका दे दूंगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको समझ आया है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 2x + 3y - 7 = 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x + 3y = 7। नेक्स्ट इक्वेशन मेरी 9x - 2y + 8 = 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9x - 2y = -8। क्लियर है?
वही है। अब आप प्लॉट कीजिएगा इसमें, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसके मैं दो सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, x और y के। दो वैल्यूज से आपका काम हो जाएगा, आप चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, पर दो मिनिमम आपको फाइंड करना ही है। x, अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ, सोचो, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 2, तो 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। या फिर आप एक वैल्यू पुट करके इस तरफ ले जाएंगे, आप अपने आप y की वैल्यू ला सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा वो फ्रैक्शन में ना आए। कोई दूसरी वैल्यू पुट करने में फ्रैक्शन में आएगी, आपको प्लॉट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इंटीजर वैल्यू ही यूज़ करें। क्लियर है? अगला देखिए आप, अच्छा मैं y की वैल्यू अगर 4 रख दूँ तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 12 में से मेरे को यहाँ कितना माइनस करना पड़ेगा 5, तो x की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ -2.5। 12 में से जब -2.5 माइनस होगा तो ये 7 चला जाएगा। जो 2 और 3 के बीच का जो पॉइंट रहेगा आपका, 2 और 3 के बीच में 10 आपके ग्राफ में वो रहते हैं पार्टीशन, जो पांचवा रहेगा वो आपका है नेगेटिव का 2.5, तो आपको उसको वहाँ प्लॉट करना है। क्लियर है? प्लॉट करना अगर किसी को नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना भी सिखा दूंगा, बट प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि ये चीज़ एक बेसिक चीज़ है। ये आपको 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, जहाँ से भी आप ग्राफ पढ़ना चालू करते हैं वहाँ से आपको सिखाया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ग्राफ प्लॉट करना इज़ नॉट ए हार्ड टास्क, उसे आपको ही आसानी से करना है बच्चा लोग। ठीक है? ये देखिए अगली इक्वेशन, 9x माइनस 2y इक्वल टू -8। अगेन x एंड y, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 4 जा 8, तो -8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, अच्छा अब x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो 9 2 जा 18, 18 में से कितना माइनस करना पड़ेगा -8 लाने के लिए। अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 18 रख देता हूँ तो बेटे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, या तो 18 रखो तो फिर यहाँ पे कितना रखो। अगर यहाँ पे आपने 2 रखा है तो 9 2 जा 18, तो 18 में से कितना माइनस करेंगे कि -8 आ जाए, बताओ। ज़्यादा लाना पड़ेगा ना, y की वैल्यू आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसे हम और कुछ सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं कि किस तरीके से हम ज़्यादा कम से कम उसमें ये रख दें। तो अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 1, तो 9 1 जा हो जाएगा 9, 9 1 जा 9, मुझे कितना लाना है -8। तो अगर y की वैल्यू में रख दूँ 9, तो भी क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। आप कुछ सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ना ग्राफ में कम से कम वैल्यू पुट करने की सोचो। ऐसे तो ग्राफ आप 18 19 वैल्यू पुट कर सकते हो, सीधे मैं यहाँ पे पुट कर दूँ मान लो कुछ भी, तो ऐसे करके सॉल्यूशन नहीं लाना है। अगर हमारा 4 पे आ गया है -8, तो हमको कुछ ऐसा सोचना है कि जहाँ से हम वैल्यू वो ला सके। अच्छा चलिए मैंने 9 की रख दी, 9 1 जा 9। क्लियर है? ये 9 आ गया, 9 इधर जाके कितना काय का हो जाएगा माइनस का, तो -9 और -8 कितना हो जाएगा -17, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी 8.5। कितनी आ जाएगी 8.5, तो आपका आंसर वही आएगा। तो वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आप कोशिश करो कि उसे इंटीजर में लाओ। इंटीजर में लाने के लिए ये काम आपको सोचना है। देखिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, अब तरीके के अंदर आप सोचो, यहाँ मैंने 4 रखा था, अब मैं यहाँ पे और क्या रखूँ कि यहाँ पे वैल्यू आसानी से आ जाए। आप ये सोचो, चलो सोचो कुछ, फिर मुझे बताओ कैसे आएगा। मुझे लाना है मानो -8 लाना, और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक और वैल्यू मैं आपको अगर सिखाऊँ तो अच्छा बेटा, आंसर लाना माइनस में, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ -2, तो 9 इंटू -2 हो जाएगा -18। यहाँ पे अगर y की वैल्यू में रख दूँ -5, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 5 जा 10, तो ये -2 और -5 आ जाएगी आपकी वैल्यू। हो गया सिंपल, है ना। अब ये वैल्यू जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अगेन यू विल गेट स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने का है, इतना बहुत है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट कीजिए, मैं फिर से ये चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, फिर से एक्सरसाइज, फिर से टॉपिक समझाऊँगा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप झिझकें,
बिल्कुल सवाल पूछिए, आपका काम है पूछना और हमारा काम है आपको समझाना। तो आप पे कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमेशा। तो अगली जो चीज़ है, अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या बोला कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो रिप्रेजेंट अल्जेब्रिकली, रिप्रेजेंट दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सिचुएशन को हमको अल्जेब्रिकली भी लिखना है और ग्राफिकली भी आपको सॉल्व करना है उसको। क्लियर? चलिए, आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा, तो हम मान लेते लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y years। ये हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की है वो x years है और उसकी बेटी की y years है। आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या बोला कि 7 years अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या बोला कि 7 years अगो। अगो मतलब क्या होता है? पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कम होगी ना। अभी अगर x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? x - 7। 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम। तुम तब जितनी थी तो उसकी एज कितनी होगी? y - 7। तो आफ्ताब बोलता है 7 years अगो आई विल बी 7 times एज ओल्ड एज यू विल बी देन, सॉरी यू वर देन। तो ये एक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 इक्वल टू 7y - 49। क्लियर? तो एक तरफ ले आइए, x - 7y माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, -7 + 49 इक्वल टू 0। तो x - 7y + 42 इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x - 7y इक्वल टू -42। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर? आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनी है। नेक्स्ट क्या बोला है? देन उसने क्या बोला आफ्ताब ने बोला ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। अभी उसकी एज कितनी है? x। तो 3 साल बाद कितनी होगी? x + 3। और उसकी बेटी की एज कितनी होगी? y + 3। 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आई शेल बी 3 times, तुम्हारी एज का 3 गुना मेरी एज होगी 3 साल बाद। अगेन सिंप्लीफाई कीजिए, x + 3 फ्रॉम नाउ मतलब बाद में। तो ये जब एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। अगो, लेटर, इनका मतलब होता है पहले हैं, और फ्रॉम नाउ आफ्टर, तो ये होते हैं बाद में। ठीक है? तो x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 3y + 9। अच्छा, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा और 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 3 आ जाएगा 6। तो दिस विल बी योर इक्वेशन सेकंड। तो ये हमने बेटा इसको अल्जेब्रिकली तो प्रेजेंट कर लिया। अल्जेब्रिकली हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई x - 7y इक्वल टू -42, और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई x - 3y इक्वल टू 6। मैं आपको इक्वेशन पुट करना सिखा देता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे आएंगे। ग्राफ पे आपको प्लॉट करके रिप्रेजेंट करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है? x - 7y इक्वल टू -42। यहाँ पे आपका x और y। तो देखिए, अगर y की वैल्यू मैं पुट कर दूँ 6, तो 7 6 जब 42 -42, x अपने आप 0 हो जाएगा। फिर मैंने क्या समझा था? इंटीजर। अच्छा, y की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो 7 5 पे -35, -35 पे -7 और जोड़ेंगे तो -42 आ जाएगा। तो ये आ गई 2 वैल्यू। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी थी
x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगेन सिंपल, x और y, अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो x 6 हो जाएगा, और अगर x को 0 पुट कर दूँ तो y आ जाएगा माइनस का 2। ये आ गई आपकी वैल्यू। आप ग्राफ पे इन्हें प्लॉट कीजिएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद अपने आप आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस बनेगी। क्लियर है? तो ये अलजेब्रिकली इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ग्राफिकली जो वैल्यूज़ है उनको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो है ₹3,900। लेटर द कोच बायज 3 बॉल एंड 1 बैट, एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी, तो ये कितना कॉस्ट हुआ? 1,300। अगेन वी हैव टू रिप्रेजेंट देम अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना होगा? x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू होगा y रुपीज़, कितना होगा? y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने 3 बैट खरीदे थे, तो एक बैट का कॉस्ट है अगर x, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 3x। 6 बॉल्स खरीदी थी, एक बॉल का कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा? 6y। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। तो ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। नेक्स्ट, एक बैट, तो मतलब एक बैट का कॉस्ट कितना होगा? x, और 3 बॉल तो उसका कॉस्ट होगा 3y, ये कितना हुआ? 1,300। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर अगर आंसर लाना है तो 2 इक्वेशन आ गई। एक आ गई 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। तो इसके अगर मैं 2 सॉल्यूशन निकालूँ, तो अब सॉल्यूशन इंटीजर में नहीं आ रहे, 1 2 में आ रहे हैं ना 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 ना। अब आएगी दिक्कत। कैसे आएगी दिक्कत? अच्छा, मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 60। कितनी पुट कर देता हूँ? 60। 60 भी क्या, आप तो सोचो, अगर मैं इसकी y की वैल्यू पुट करूँ 600, y की वैल्यू कितनी पुट करूँ? 600, तो 6 इंटू 600 होगा 3,600, और x कितना आ जाएगा आपका? 100। जब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया सर बॉल का कॉस्ट सर 600 है, बैट का कम है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बॉल या बैट सही में खरीदने नहीं जा रहे हैं कि बॉल सस्ती आएगी, बैट महंगा आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू निकालने पर ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा ना सोचिए कि क्या है क्या नहीं। यहाँ ज़्यादा रख दो, यहाँ 100 रखा था, यहाँ पे उसका कॉस्ट तुम रख दो, अब मानो यहाँ पे उसका कॉस्ट रख दो चलो 500, तो 6 इंटू 500 3000, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 300। तो ये आपके पास 2 वैल्यू हो गई। अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 10 300 तो आपके ग्राफ में 1 2 3 4 इतनी बार नहीं 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 नहीं। आपका जो ग्राफ का एक ब्लॉक है ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना लें। तो जैसे जब आप ग्राफ बनाओगे, पहले मैं आपको अगली वैल्यू भी लिखा दूँ, फिर ये समझाता हूँ कि x प्लस 3y इक्वल टू दिया 1300, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये x और ये y। अब y की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 400 तो x हो जाएगा 100, y की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 300 तो ये हो जाएगा 400। ये आपका सॉल्यूशन ये भी आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान देना ज़रा। अरे भैया, अब अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो ये जो ग्राफ बनता है इसके जो पार्ट्स रहते हैं ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना लो, 1 2 3 4 तो हम मानते हैं। आप अब मानो तो हर ब्लॉक को, जो आपका 1 ब्लॉक है 0, ये ब्लॉक को आप 100 मान लो, अगले को आप 200 मान लो, अगले को आप 300 मान लो, अगले को आप 400 मान लो, इधर भी सेम 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो। इस तरीके से आपका जो ग्राफ है आप प्लॉट कर सकते हैं। उस ब्लॉक को, ग्राफ में उस ब्लॉक को हम कितना मानेंगे ये हम पे डिपेंड करता है, बट इट मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू ताकि आपको आसान हो। क्लियर है? तो 10
100, 200, 300, 400 इस तरीके से आप पुट करेंगे तो आपको वापस यहाँ पर दो लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइंस। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को निकालना और उन्हें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की? पक्का नहीं है ना? चलो बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is rupees 100. आफ्टर अ मंथ फिर मार्केट गए खरीदने। एट दैट टाइम कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स is rupees 300. आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। अगेन रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है? अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इजी है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज। 1 किलो एप्पल का कॉस्ट हमने मान लिया x रुपीज। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स का हमने मान लिया y रुपीज। तो 2 kg एप्पल्स मीन्स 2x, 1 kg ग्रेप्स मीन्स 1 into y इज इक्वल टू 100। ये पहली इक्वेशन बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती? 4 किलो एप्पल एंड 2 किलो ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, रहना दो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 पहली इक्वेशन। अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली कैसे होगा? यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू पुट करी 50 तो y की 0 और y की वैल्यू पुट करी 100 तो x की 0। ये आ गए आपकी दो वैल्यूज़। नेक्स्ट है आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अगेन क्या करें? x और y, एक बार y की वैल्यू पुट करी 150 तो 300 हो जाएगा तो x 0, और x की वैल्यू एक बार पुट करेंगे 75 तो 4 इंटू 75 हो जाएगा 300 तो y 0। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपका मन पड़े आप दूसरी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, जो आपका मन हो आप पुट करके निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन को बाद में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.1। यहाँ तक सबको समझ आया है? किसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत है? वैसे तो बहुत अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम अपना सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद वी विल गो फॉर सम रिवीजन क्लासेस, सम क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए और क्लियर हो जाए। चलिए, अब बेटा आती है कुछ चीज़। वो चीज़ क्या है? अब भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमने किया है, बट ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये कैसे होगा? देखिए, अब सबसे पहले आप चीज़ समझिए जो मैं आपको पहले समझाना चाहता था पर मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी, कि अब उसका काम है यहाँ पर। सपोज
देयर आर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, अब देखो मैंने आपको तीन टाइप की लाइन बताई थी। एक बताई थी इंटरसेक्टिंग, एक बताई थी पैरेलल और एक बताई थी कोइंसिडेंट। इंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलती है, पैरेलल जो एक दूसरे के अपोजिट रहती, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और कोइंसिडेंट जो कि एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, ठीक है, या फिर जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही हो, ठीक है, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए इनके लिए कुछ होती है कंडीशंस। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of linear equations so exist are called intersecting lines। कौन सी लाइन्स होगी? intersecting lines। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब इनकी जो लाइन होगी जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उनका एक कॉमन सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा। सेकंड, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ रहता है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस जो रहती है वो एक देखो इस तरीके से रहती है, एक इस तरीके से रहती है। चाहे आप कितना भी उनकी वैल्यू को आगे बढ़ाए जाओ, उन्हें एक दूसरे को आगे एक्सटेंड किए जाओ, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मीन्स नो सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड आपका होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगी। तो देखो जब एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ होता है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? अब देखिए ये जो दो आपकी कंडीशन होती है कौन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें तो कहा जाता है कंसिस्टेंट। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उन्हें तो कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर कंसिस्टेंट कहा जाता है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उन्हें कहा जाता है बेटा इनकंसिस्टेंट। फिर मैं एक बार आपको समझा दूं। देखो अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, और कंडीशन रहेगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सबसे पहले यहीं पे हो जाता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। लाइन होगी इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका a1 अपॉन a2 होगा इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। सारे पॉइंट एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे, कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये भी कैसा होगा,
कंसिस्टेंट होगा। अगेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो रहेगा, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। अब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे मतलब ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट मैंने कोशिश की कि एक बार मैं आपका पूरा टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर कर दूं, ताकि आपको बार बार वेट ना करना पड़ेगा कि भाई इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसे इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूँ, और आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो अच्छे से हो पाएगा। अब देखिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आपके लिए ले लेता हूँ। x + 3y - 6 = 0 एंड 2x - 3y - 12 = 0। अब मैं चेक करूं तो देखिए A1 मतलब यहाँ पे देखो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आपका A1 कितना होगा? 1। और A2 कितना है आपका? 2, मीन्स 1/2। तो आपका ये आ गया A1/A2 1/2। अगेन यहाँ पे आपका देखो कितना लिखा है, B1 है आपका 3, और आपका B2 कितना है? B2 कितना लिखा हुआ है? -3। कितना लिखा हुआ है? -3। 3 से -3 गया तो कितना आया? 1/-1। तो यहीं से हमने क्या देख लिया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब के यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब के इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब के कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप इस तरीके से इनके जीरोज़ निकालेंगे, जो मैंने आपको निकालना सिखाया है, वो आपको करना है। x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक ही कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 5x - 8y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये दी है। एक दी आपको 3x - 24/5y + 3/5 = 0। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 5 से क्या ले लूँ, इसका पहले एलसीएम ले लूँ, तो इक्वेशन नहीं क्या बनेगी मेरी? एलसीएम आएगा 5, 1 5 × 5, 5 3 × 15x - 24y + 3 = 0। 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है नई वाली? 15x - 24y + 3 = 0। 3 अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x - 8y + 1 = 0। अब ये आपकी पहली इक्वेशन थी, 5x - 8y + 1 = 0। सेम इक्वेशन यहाँ भी आ गई। इट मीन्स A1/A2 होगा इक्वल टू B1/B2 होगा इक्वल टू C1/C2 होगा। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और कैसा होगा ये? कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगली जो एक्सरसाइज है अब हम उसे करेंगे जल्दी जल्दी, और उसमें सारे क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगेन आपको क्या करना है? फॉर्म करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं। मतलब सिर्फ हम यहाँ से ये करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आप उसे जाकर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है? 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज में 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया, एक क्लास। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया? 10 स्टूडेंट्स ने। नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than number of boys। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज।
ये आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन कैसे बनानी। देखिए, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है और बॉयज वाई। टोटल स्टूडेंट्स है आपके 10। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये तो आपकी हो गई इक्वेशन 1। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब के नंबर ऑफ गर्ल्स x माइनस वाई करूँ तो कितना आएगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा और जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, कैसे पता चलेगा एक ही पॉइंट पे? यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ इसको, अगर उस फॉर्म में लिखूँ कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखो आपका a1 अपॉन a2 कितना होगा? a1 अपॉन a2 आपका आएगा 1/1 और b1 आपका b2 आ जाएगा 1/-1। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी हमारी कंडीशन होती है? जब कौन से सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। वहीं से ग्राफिकली आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे। ये आपका होमवर्क मान लीजिए आप, इसे आपको करना है एंड प्लीज़ डू इट सीरियसली। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी हमारे लिए मेहनत कीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट्स ₹50। ठीक है, एंड फिर दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट्स ₹46। ये दिया हुआ है। अगेन हमें सेम करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, बट वी हैव टू डू इट ग्राफिकली। इक्वेशन बनाते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x rupees and let cost of 1 pen is equal to y rupees। प्लीज़ आप ग्राफ बनाइएगा और ग्राफ बनाकर अगर हो सके तो इक्वेशंस के ग्राफ जो बना लें। अगर कोई बच्चा चाहे, अगर लिटरली कोई थोड़ी सी हमारी हेल्प करना चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के ग्राफ को प्लॉट करके आप इमेज भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरा बच्चा जिसे समझ ना आया वो इक्वेशन देख ले और उसे सॉल्व कर ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं, अगर किसी को समझ आता है तो फिर हमें ही करने के लिए, बट अगर आप करेंगे तो हमें लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एक आपकी ये इक्वेशन बनेगी। एक आपकी बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन आपकी बनेगी 2। क्लियर है? तो ग्राफ पे इसे प्लॉट कीजिएगा। अगेन आप देख लीजिए, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो अगेन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ पेन, जो x की वैल्यू आएगी वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और जो y की वैल्यू आएगी वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ पेन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है? ऑन कंपेयरिंग a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर कीजिए और बताइए कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है वो इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी? कोइंसिडेंट। क्लियर? तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट वाला इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, वो मैं ले रहा हूँ। इक्वेशन हमको दी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन दी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? देखिए यहाँ से ये आपका है a1 और a2,
आपका A1/A2 आ जाएगा 5/7, आपका B1/B2 आ जाएगा -4/6 मीन्स आ जाएगा -2/3, और आपका जो C1/C2 आ जाएगा वो आ जाएगा 8/-9 जो कि हो जाएगा -8/9। तो यहाँ से हमने देख लिया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कैसी लाइन्स हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला है। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अगेन देखिए, A1/A2 9/18 सिंप्लीफाई किया तो 1/2, B1/B2 3/6 सिंप्लीफाई किया तो 1/2, C1/C2 12/24 सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। भैया कौन सी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन्स। कौन सी लाइन की कंडीशन थी? कोइंसिडेंट लाइन्स। आ गया समझ? नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन बचे हुए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो अभी एक बार फिर से बता देता हूँ, कंसिस्टेंट मतलब वो दो कंडीशन जिनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब वो कंडीशन जहाँ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला है 3x + 2y - 5 = 0। जो 5 था मैं उसको इस तरफ ले आया हूँ, और 2x - 3y - 7 = 0। आपका जो 7 इस तरफ था उसे मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। अगेन चेक करते हैं, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 मतलब -2/3, एंड C1/C2 इक्वल टू -5/-7, माइनस से माइनस कैंसल, विच इज इक्वल टू 5/7। अगेन देखिए, आपका जो A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है मतलब कौन सी लाइन से? इंटरसेक्टिंग लाइन है। मतलब कैसा रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इंटरसेक्टिंग रहेगी, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर, एकदम समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड नहीं, थर्ड वाला लीजिए। थर्ड वाला लेते हैं। 3/2x + 5/3y = 7, एंड 9x - 10y = 14। इसको अगर मैं LCM ले लूँ तो इट विल बी, द न्यू इक्वेशन विल बी बिकम, इक्वेशन LCM कितना आएगा? 6 आएगा। 9x + 10y और 6 7 जो 42, -42 = 0, और 9x - 10y - 14 = 0। अगेन आप देखिए, A1/A2 आपको कितना होगा? A1/A2 9/9 मतलब 1/1, और आपका B1/B2 कितना हो जाएगा? 10/-10 मतलब 1/-1। अगेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मतलब अगेन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब अगेन यूनिक सॉल्यूशन।
मतलब अगेन कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड वाला चलिए ले लेते हैं, उसमें कुछ अलग आए। x प्लस वाई 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, मतलब बेटा 1/2। b1 अपॉन b2 माइनस 3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2। c1 अपॉन c2 माइनस 8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। क्या कंडीशन बन रही है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन देती है, किस लाइन के लिए? पैरेलल। पैरेलल लाइन के लिए क्या है? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पैरेलल लाइन है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वाली कंडीशन में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आ गया बेटा समझ में बिल्कुल अच्छे से। ये बाकी बचे हुए आपको सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है अगेन वो सेम है कि आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे हमने सेम किया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही करना है, और अगर वहाँ पे कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाकर उसे प्लॉट करना है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे अब मुझे लगता है, क्योंकि सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ अगर वहाँ पे जो कंसिस्टेंट होगा उनका आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मतलब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलिए, लेंथ अगर मैंने बोल दिया कि लेंथ है x मीटर, तो दिया हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ ब्रेड्थ से कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर ब्रेड्थ कितनी होगी? x माइनस 4 मीटर। भैया उससे 4 मीटर ज़्यादा ये है, तो लेंथ अगर x मीटर है तो ब्रेड्थ होगी x माइनस 4 मीटर। अब क्या बोला है सवाल में कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि इस पेरीमीटर का अगर मैं क्या कर दूं? हाफ कर दूं, p/2। ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2/2 l प्लस बी। 2 से 2 कैंसल। देखो क्यों लिखा मैंने, उसने बोला कि हाफ द पेरीमीटर, जब किया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसका अगर हाफ होगा तो इधर भी हाफ होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 36 मीटर। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 36। लेंथ है आपकी x और ब्रेड्थ है आपकी x माइनस 4। माइनस का 4 इधर आके कितने का हो जाएगा? प्लस का। तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40, विच इज इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x आपका आ जाएगा 20 मीटर। आप अगर x की वैल्यू ब्रेड्थ में पुट कर देंगे तो आपका ब्रेड्थ कितना आ जाएगा? 16 मीटर। क्लियर है? अब देखो, इसको मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरा सही है कि नहीं। ये आ तो गया है आंसर, कंफर्म कर लूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 20 प्लस 16 36। अब इसका अगर हाफ कर दूँ तो 36 आना चाहिए। तो इसका अगर हाफ करेंगे 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 36। सो आंसर इज राइट। द लेंथ इज 20 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 16 मीटर। सो दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y,
आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है गिवन 2x + 3y - 8 = 0। क्या बोला कि राइट टू अनदर लीनियर इक्वेशन सच डेट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। फर्स्ट केस में हमें एक नई लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बने वो पहले में तो रिप्रेजेंट करे इंटरसेक्टिंग लाइंस को, दूसरे में रिप्रेजेंट किसको करे, पैरेलल लाइंस को, और तीसरे में किसको करे, कोइंसिडेंट लाइन को। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लिख दूं जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि 3x + 2y - 18 = 0। अब आप अगर a1/a2 करेंगे तो 2/3 आएगा और b1/b2 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। क्लियर है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये तो बराबर होना चाहिए, तो सेम लिख दो 2x + 3y और यहाँ कुछ भी लिख दो माइनस यहाँ पे लिख दो 34 इज इक्वल टू 0। a1/a2 2/2 1, b1/b2 3/3 1/1। सेम हो गया b1/b2 और c1/c2 करेंगे 8/34, कुछ बराबर होगा ही नहीं, 4/17 आएगा। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये हमारी इक्वेशन होगी। कोइंसिडेंट के लिए क्या रहता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लिख दो। सेम बनाना है तो इधर लिख दो 4x + 6y माइनस का 16 = 0। डिवाइड करो 2/4 1/2 3/6 1/2 और -8 - 16 1/2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये आपकी 3 इक्वेशन जो रहेगी वो इस तरीके से बनेगी। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, उसमें बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। इसका एक ग्राफ बनाइए। 3x + 2y - 12 = 0। बेटा दोनों की वैल्यूज पुट करके इन दोनों का ग्राफ बनाना है। और फिर क्या बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। में बता देता हूं क्या होगा। देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। मान लीजिए x - y + 1 की कोई लाइन बनी, वो इस तरीके से बनी। एक सिर्फ एग्जांपल ले लीजिए जरा सा, इस तरीके से बनी। 3x + 2y - 12 की मान लीजिए इस तरीके से बन गई, है ना। एक सिर्फ मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बने नहीं बने वो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी ये बन गई और 3x + 2y - 12 = 0 की ये बन गई। अच्छा अब उसने क्या किया है कि फाइंड द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। तो एक ही ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, देखिए इस लाइन का और एक्स एक्सिस का। तो ये होगी वर्टाइसेस। तो ये जो भी 3 पॉइंट होंगे आपको इन तीनों को लिखना है कि ट्राइंगल ABC सो फॉर्म्ड इज हैविंग वर्टाइसेस। ए की जो भी वर्टाइसेस होगी वो लिखनी है, बी की जो होगी वो लिखनी है, सी की जो होगी वो लिखनी है और इस रीजन को शेड कर देना है। इस तरीके से लाइन खींचकर इसे शेड कर देना है। तो ये आपका 3.1 और 3.2 पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी हर दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग। थैंक यू।